हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे पहले नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि माँ भगवती आपके घर में सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बोले थे कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, न केवल एग्ज़ाम बल्कि सभी लोगों को इसकी जानकारी रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इसी के संदर्भ में हमने पिछले 2 वीडियो बनाया है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और अब मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है वैदिक काल से रिलेटेड। वैदिक काल को किस प्रकार से 2 भागों में बांटा जाता है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये 2 सेगमेंट है। तो वैदिक काल का चरण क्या है, उत्तर वैदिक काल का चरण क्या है, इसको लेकर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। दूसरी बात, कितने वेद हैं हमारे, और उसके बाद वैदिक लोग मूलतः आर्य लोग थे, तो आर्य लोग आए कहाँ से थे, इसको लेके भी विवाद रहता है। इस विवाद को भी यहाँ पे समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे। देखिए, पहला वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है कि वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भागों में हमने बांटा है। पहला क्या है, ऋग्वैदिक काल, क्लियर। दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल को जो टाइम टेन्योर है, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कुछ कहता है, कुछ लोग कुछ कहता है, लेकिन आपको जानना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा या अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका प्रमाणित टाइम टेन्योर क्या है। तो प्रमाणित टाइम टेन्योर के लिहाज से हमको देखना है, ऋग्वैदिक काल का टाइम टेन्योर 1500 से 1000 BCE है। BCE को ईस्वी पूर्व भी कहते हैं हिंदी में, है ना, ईस्वी पूर्व, है ना। BCE को ईस्वी पूर्व कहते हैं हिंदी में, बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 BCE में काउंट करते हैं। जो प्रमाणित उत्तर है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, मैं समझता हूँ यूपीएससी से ऊंचा कोई लेवल ही नहीं है भारत में। सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और सबसे टॉप क्लास का जॉब भी है यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम दी जाती है, आईएएस, आईपीएस या भारतीय प्रशासनिक सेवा का। तो ये हो गया आपको 1000 से 600 BC। अब आपको मालूम है कि 600 BC के बाद जो है ये जो समय पड़ जाता है, यानी कि 600 BC के बाद 600 BC जो समय है वो महाजनपद काल का है। महाजनपद काल ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे पहले बेसिक जानकारी होना जरूरी होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं और इसी चक्कर में गलती कर जाते हैं अपने प्रश्नों में। 1000 ईस्वी जो है आपका, ये वही चरण है जो बिहार में, विशेषकर बिहार में लोहे की खोज हुई है, यानी लोहा प्राप्त हुआ है। कहाँ? मगध इलाके में लोहे की खोज ने मगध साम्राज्य को शक्ति प्रदान की। कैसे? लोहे की खोज ने कृषि के विकास को जन्म दिया, और कृषि के विकास ने साम्राज्य विस्तार में मदद किया, और साम्राज्य विस्तार जब हुआ तभी तो मगध इतना बड़ा एम्पायर बना, और अशोका जैसा महान शासक हमारे बिहार ने दिया। इसका आधार एग्रीकल्चर है। आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, इसमें लोग सोशल इशूज, सवाल है कि सोशल इशूज तब पैदा होते हैं जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है समाज में। जब आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग होगा समाज में तो सोशल इशूज पैदा ही नहीं होंगे। आर्थिक रूप से सशक्त जब हमारे देश में जितने भी अभी आजकल आप देख रहे हैं योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का आधार बिंदु क्या है? इकोनॉमी ही इसका आधार बिंदु है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है इसको देखते हैं। देखिए, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, मूल स्थान के संबंध में मतभेद है। मतभेद में कई ऐसे
कई ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, जो अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो हम इन्हीं विचारों को जानने का प्रयास करेंगे कि किनका विचार क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया कहा, एशिया माइनर कहा, या हंगरी कहा, या तिब्बत कहा, या जो भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान में रख के आप इसका उत्तर मार सकते हैं। देखिए, रंगनाथ झा और एसी दास और संपूर्णानंद, ये तीन ऐसे विद्वान हैं जो भारतीय विद्वान हैं। इन्होंने भारत को आर्यों का मूल निवासी भारत ही बताया है कि आर्य जो है बाहर से नहीं आए हैं, भारत में ही इसका मूल निवास रहा है। ये मीथ है, अंग्रेजों के द्वारा गढ़ी हुई एक कहानी है कि विदेश से आए हैं। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए हम आर्यों को विदेशी मूल का बताते हैं, ये इनका कहना है। किनका? एसी दास, गंगानाथ झा और संपूर्णानंद, ठीक है। और इसके बाद आधार क्या देते हैं ये लोग? एविडेंस देते हैं कि भाषाई प्रमाण, भाषा के स्तर पर प्रमाण है कि भाषा जो उस समय थी आज भी काफी मिलता जुलता है। इसके बाद ऋग्वेद में वर्णित, ऋग्वेद में जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है भारत का, उसके संदर्भ में आज भी भौगोलिक स्थिति मौजूद है, तो इसको आधार बनाते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या है? देखिए, मैक्स मूलर और अन्य महोदय। मैक्स मूलर वही इतिहासकार है जो अंग्रेजी इतिहासकार, जर्मन मूल का अंग्रेजी इतिहासकार है, और भारत में शासन की व्यवस्था को मूलतः ये विदेशी साबित करने में लगा हुआ है। और दुख की बात है आज भी कि मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया इतिहास आज भी हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं और उसके बिहाफ पे एनसीईआरटी किताब लिखते हैं। हालांकि पिछले 10 साल में काफ़ी बदलाव आए हैं, एनसीईआरटी किताबों में भी बहुत सारी बदलाव देखने को मिला है। हमेशा अंग्रेजों का उद्देश्य रहा है सब। देखिए, एक होता है कैम्ब्रिज थॉट का विद्वान, है ना। कैम्ब्रिज थॉट का जो विद्वान है उसका आधार क्या रहा है? उसका मूल आधार ही रहा है कि वो ये साबित करे कि भारत के लोगों द्वारा शासन करने का काबिलियत नहीं है। ये काबिलियत सिर्फ व सिर्फ यूरोपियन का है, और यूरोपियनों ने भारत में शासन को स्थापित किया है, भारत के लोगों को सभ्य बनाया है, ये उनका आधार रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि देखिए, मैक्स मूलर महोदय कह रहा है, मैक्स मूलर महोदय, कि आर्य लोग भारत के नहीं है बल्कि मध्य एशिया के हैं। मध्य एशिया, एशिया माइनर इसको कहते हैं, मध्य एशिया के हैं। आधार क्या बताते हैं? ये आधार बताते हैं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता में और ऋग्वेद में समानता। जिंद अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है और जो हमारा ऋग्वेद है उसमें समानता की बात कर रहा है। देवताओं से संबंधित मुद्दा है। हाँ, फिर हम लोग कभी बारी बारी से जब चर्चा करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बगस्कई अभिलेख एशिया माइनर से मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एशिया माइनर वर्तमान का तुर्की है। देखिए, बगस्कई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की में है। वहां से मिला है कि वैदिक देवताओं के नाम उसमें इंद्र के नाम उसमें वर्णित है। इसके बिहार में वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो है क्या है, विदेश के, यानी कि मध्य एशिया के आए हुए हैं। अब अगला नाम देखते हैं कौन क्या कह रहा है। देखिए, पी गाइल्स महोदय ने कहा कि जो आर्य लोग हैं वो हंगरी, ऑस्ट्रिया और डेन्यूब नदी के घाटी से पलायन करके भारत के क्षेत्र में आए हैं। ये कहना है उनका, किनका? पी गाइल्स महोदय का। अब ये तर्क क्या देते हैं? आधार देते हैं वनस्पति एवं पशु पक्षी में समानता को आधार बनाते हैं। टोटली कोरी कागज की परिकल्पना है। बाकी देखते हैं आगे। पेंका महोदय है, देखिए यहाँ पेंका महोदय क्या कह रहे हैं? ये जर्मनी और स्कैंडिनेविया से आए हैं। आधार क्या देते हैं? शारीरिक गठन को आधार बनाते हैं। अब आप देखिएगा तो अफ्रीकन बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ शारीरिक अगर गठन की बात किया जाए तो हमारे साउथ इंडियन बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलते हैं, तो कैसे आप आधार तय कीजिएगा, है ना। ये भी कंफ्यूजन का कारण है। आगे बढ़ते हैं। नेहरिक महोदय क्या कह रहे हैं? दक्षिणी रूस।
ये कह रहे हैं कि देखो भाई आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे। दक्षिणी रूस से आने का आधार क्या? वनस्पति समानता की बात कर रहे हैं। ये वनस्पतियों में समानता है वहाँ के और यहाँ के। वो लोग आके यहाँ पे फिर वही वनस्पति को उत्पादित किए, इसलिए उनका कल्चर था वहाँ, इसलिए दक्षिणी रूस से भारत आए हैं। इसके बाद सेसेटी और विलियम जोन्स महोदय ने क्या कहा है? सेसेटी और विलियम जोन्स महोदय ने कहा कि ये यूरोप इनका मूल निवास रहा है। कहीं से नहीं आए हैं, यूरोप से आए हैं। विलियम जोन्स आपको मालूम है भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, सांस्कृतिक इतिहास में। तो यूरोप इनका मूल निवास बताया है और आधार क्या दिया है? भारत की संस्कृत भाषा और यूरोप की जो भाषा है उसमें समानता है। भारतीय संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा में समानता है। अब देखिए, जब भाषा में समानता है तो संस्कृत को आप इतना इग्नोर क्यों करते हैं? अपने आप में क्वेश्चन राइज हो रहा है, यही बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नाम ही आपको मालूम है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और लेकर रहेंगे। ये उनका स्टेटमेंट ऐसा है जो कभी भूल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है ना, या आर्कटिक प्रदेश कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक प्रदेश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। आधार क्या देते हैं लोग? ये आधार देते हैं कि जैसे अपने यहाँ रामायण महाभारत या किंवदंतियों में जो लंबी रातें लंबी दिन हुआ करती थी, इस प्रकार का जो किंवदंतियाँ कहानी बनाई गई है, इसी को आधार बना के कहते हैं कि देखिए यहाँ लंबी दिन लंबी रात की बात हो रही है, और लंबी दिन और लंबी रात पृथ्वी पर ज़्यादातर आर्कटिक रीजन में हो सकता है। अंटार्कटिक में तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं था और आज भी नहीं है ना, इसीलिए यही इसका उत्तर होगा। यानी कि आधार बनाते हैं लंबी दिन और रात का वर्णन और हिमपात का मतलब बर्फ का गिरना, ठीक है, ये आधार बनाते हैं कि ये सब चीजें उसी इलाके में हो सकता है, इसलिए ये लोग वहीं से आए हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे देश में जाने माने लीडर रहे हैं और जाने माने समाज सुधारक भी रहे हैं। इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, कौन नहीं जानता है इनको। दयानंद सरस्वती ने इनको बताया कि देखिए भैया ये लोग कहीं से नहीं आए हैं, हमारे बगल के पड़ोसी में है तिब्बत से आए हैं, और तिब्बत के साथ हमारा अच्छा खासा टाइप है, आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से रहा है। ये लोग सब एक ही क्षेत्र रहा है, इसलिए अगर आप वर्तमान में बाउंड्री को आधार बनाइएगा तो ये तिब्बत से आए हैं। ये बात उन्होंने कह डाली। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका देखिए। वैदिक साहित्य बेसिकली 4 है। क्या है? वैदिक साहित्य 4 है। कौन कौन सा है इसको देखिए थोड़ा सा। ऋग्वेद क्लियर, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। 4 ऋग्वेद है, सॉरी वैदिक काल में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। विद्वानों ने या कुछ लोगों ने अथर्ववेद को दीनहीन बताया, मतलब सबसे बाद का लिखा हुआ है। वैसे भी सबसे बाद का लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये सब एक साथ है, और ये बेचारा अलग पड़ा हुआ है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद त्रयी यानी 3 वेद का कंपोजिशन क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों मिलाकर है। इसको गौर से ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहाँ पर एग्जाम में आता है कि वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता किन्हें कहा जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। किसको? महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम बारी बारी से सभी वेदों में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम देख लेते हैं। क्लियर? देखिए ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, जिसे ऋचा कहा गया है। 1028 सूक्त है जिसको ऋचा कहा गया है, ठीक है। ये ऋचाएं 10 मंडलों में विभक्त है, यानी कि 10 अध्याय में विभक्त है 10। और इसके बाद अतः ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या पूछेगा तो कितना है? 10,462, 10,462 कुल ऋचाएं हैं, याद रखेंगे। इसके बाद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद अगर कोई है तो ऋग्वेद है।
इस आज के लिए इसमें इस वीडियो में मात्र इतना ही इन्फॉर्मेशन हम देंगे। बाकी के वीडियो में ब्राइटली इन्फॉर्मेशन जो है और बहुत ही डिटेल से इन्फॉर्मेशन हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे जो वीडियो बनाएंगे उसमें। सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद क्या है? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह है। गाई जा गाना गाने जो यज्ञ होता था ना, तो उसमें यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। मंत्रों का जो उच्चारण है वो उच्चारण में गीत गा के होता था। ये सारे के सारे सामवेद से लिया गया है ना। सामवेद बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का ही पूरा 70 से 80% जो इसका टॉपिक है, ये सब ऋग्वेद का ही इसमें समावेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अभी मैंने बताया अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में जो गीत गाने वाले थे, सामवेद में जो गाते थे, उनको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। मैं सबको बारी बारी से चर्चा करूंगा, आप आराम से हड़बड़ाइए नहीं, एकदम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हर सेगमेंट को बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए। इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही कहा जाता है ना। सामवेद में से ही भारतीय संगीत का उदय हुआ है, यानी जन्म हुआ है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया है। देखिए, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से संबंधित सूत्रों का संग्रह है। यज्ञ में जितने भी तत्व पढ़े जाते हैं उन सब के बारे में यजुर्वेद में इंडिकेट है। इसके बाद इसकी विशेषता है, यह क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, वर्णित है या लिखा हुआ है। तो गद्य और पद दोनों में इसकी विशेषता है। गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बराबर याद रखिएगा। कौन? यजुर्वेद। अब गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको, व्याकरण का टर्म है, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। देखो, गद्य जो है इसको प्रोज कहते हैं। गद्य का मतलब मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को क्या बोलते हैं? गद्य कहते हैं। यानी मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को क्या बोलते हैं? गद्य कहते हैं। अब देखिए, गद्य में एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे कहानी हो गया, कहानी क्या है? गद्य का एग्जाम्पल है। उपन्यास क्या है? गद्य का एग्जाम्पल है। नाटक क्या है? गद्य का एग्जाम्पल है। निबंध क्या है? गद्य का एग्जाम्पल है। व्यंग्य, किसी पर व्यंग्य जो किया जाता है, व्यंग्य क्या है? ये सब गद्य का एग्जाम्पल है। क्लियर है? इस सबको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं पद को देखते हैं। पद होता क्या है? जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम भी पद है, आम भी पद है, खा रहा है, खाना भी पद है, रहा है वो भी पद है, और है वो भी पद है ना। इसमें सभी शब्द जो है पद है। अब देखिए, अब ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि वाक्य और पद में क्या अंतर है? तो पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जब ये पद अलग अलग न करके एक साथ समूह में होते हैं तो इसको वाक्य कहा जाएगा। और ये अलग अलग है, जैसे राम अलग है, देखिए राम अलग है, इसके राम अलग है, खा रहा है, रहा है, ये चारों पद हो गया। लेकिन सब एक साथ अगर इसको इंडिकेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र इसमें है, रोग निवारण है, यानी कि आयुर्वेद का आयुर्वेद की चर्चा इसमें है ना। इसके बाद जादू टोना की चर्चा भी इसमें है। क्या क्या है? जो तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना इत्यादि सबकी परिकल्पना कहाँ? अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। चारों वेदों में सबसे पुराना है और सबसे नवीनतम वेद है। तो हम आज की क्लास में इतना ही, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे हम
अगले वीडियो में फिर अगले इन्फॉर्मेशन और डिटेल के साथ हम आपसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देखने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। लाइक करके कमेंट करके भी बताइए कि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।